हाय गाइस, मेरे पास iPhone 14 Pro है, लेकिन आज मैं आप लोग को सेंसिबल तरीके से बताना चाहता हूं कि ये फोन एक्चुअली में क्या नई चीजें लेकर आता है। और इस वीडियो को बनाने की इंटेंशन ये है कि मैं आप लोग को टॉप फीचर्स थोड़ा सा डिटेल में समझा सकूं जो ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस में बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो ये है iPhone 14 Pro का बॉक्स। सबसे ऊपर हमें फोन रखा हुआ मिलता है, उसके नीचे जो है डॉक्यूमेंटेशन है, एप्पल स्टिकर और डाटा केबल मिलती है। और अब आप लोग का टाइम बिना वेस्ट करे मैं 4 चीजें बताना चाहूंगा जो हाईली इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डायनेमिक आइलैंड। नए लोगों के लिए बता देता हूं, ये डायनेमिक आइलैंड जो है नॉच का नया नाम है जो कि एप्पल ने रखा है। और एक बात कहनी पड़ेगी कि iPhone 10 2017 में आया था, 5 साल बाद फाइनली जो है एक एवोल्यूशन देखने को मिला है एक iPhone के अंदर, और डायनेमिक आइलैंड उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगा है मुझे। आपको याद है लॉन्च होने से पहले कैसे iPhone 14 की बहुत सारी इमेजेस लीक हो रही थी कि यहाँ पर जो है पिल शेप और होल पंच का एक कॉम्बिनेशन आएगा। अभी जो डायनेमिक आइलैंड है ना, एग्जैक्टली में वही है, बस यहाँ पर पिक्सल डेड का रखे क्योंकि एक OLED स्क्रीन है और एस्थेटिक्स के साथ अमेजिंग सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी दी है। मैंने पहली बार किसी ब्रांड को ऐसे करते हुए देखा है। एप्पल की वीकनेस थी नॉच, और इन्होंने अपनी वीकनेस को ऐसे यूज करा है ना, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर मल्टीटास्किंग नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और एग्जांपल, यहाँ पर मैं टाइमर सेट करता हूं और जैसे ही ऐप को बंद करूंगा डायनेमिक आइलैंड बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी अटेंशन डिटेल ये है कि जैसे जैसे टाइमर कम होता जाएगा उस डायनेमिक आइलैंड का साइज छोटा होता जाएगा। दिस इज सो गुड। अब टाइमर के साथ साथ YouTube म्यूजिक को भी चलाते हैं और यहाँ पर फिर से उस ऐप को बंद कर देते हैं और उसके बाद मैप्स ऑन करते हैं। यहाँ पर नेविगेशन भी मैंने स्टार्ट कर दी है और उस ऐप को भी बंद कर देते हैं। अब इनमें अगर मैं स्विच करना चाहूँ तो मैं हर बार जस्ट एक टैप करूंगा डायनेमिक आइलैंड के ऊपर और मैं अलग अलग ऐप्स पे शिफ्ट हो सकता हूँ। और देखो कैसे छोटा सा सर्कुलर बन जाता है। टाइमर के लिए मैं इजिली सारी इंफॉर्मेशन भी देख पा रहा हूँ बिना उस ऐप को ओपन करे। मैंने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और साथ साथ मल्टीटास्किंग कभी फील नहीं की है किसी फोन में। एक और बात कहनी पड़ेगी कि एप्पल कुछ भी बनाता है ना, तो वो कुछ ज्यादा ही परफेक्शन के साथ होता है। जैसे कि मैं YouTube पे कोई भी वीडियो देख रहा हूँ, उसका जो भी थंबनेल या फिर लोगो का कलर होगा ना, और ऐप बंद करने पे वो जो ऑडियो वेव्स आ रही है वो उसी कलर की आती है। इनफैक्ट एक और इंसिडेंस है, मैं YouTube पे वीडियो देख रहा था हॉरिजॉन्टल करके, उसके बाद मुझे कॉल आती है और डायनेमिक आइलैंड में से एक बबल निकल कर आता है और वो कॉल वाला पूरा का पूरा सेक्शन बन जाता है। नो डाउट जब भी कोई कॉल आता है उसकी एनिमेशन इतनी ज्यादा बटरी स्मूथ होती है कि वो आंखों को देखने में बहुत फ्यूचरिस्टिक और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। इनफैक्ट अगर आप कॉल पे होते हो और आप किसी से बात कर रहे हो तो वहां पर जो है डायनेमिक आइलैंड में वेव फॉर्म बनी आती है जो कि रियल ऑडियो वाली वेव फॉर्म्स है, वो कोई फेक नहीं है। अब क्विकली यहां पर कमियां बताता हूं। मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर आप बार बार डायनेमिक आइलैंड पे टच करोगे तो हो सकता है फ्रंट कैमरे पे स्मजेस हो जाए और सेल्फी खींचते समय आपको एवरी टाइम लेंस को क्लीन करना पड़े। दूसरी कमी मेरे को यह फील हुई कि आप जब भी कंटेंट देखोगे तो डायनेमिक आइलैंड के जो अपर वाला फ्री स्पेस है ना, वो अजीब लगता है अगर उस पर भी कोई वीडियो चल रही होती है। और नेक्स्ट कमी बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप इसका प्रो मैक्स वर्जन लोगे iPhone 14 का, तो हो सकता है आपको डायनेमिक आइलैंड तक पहुंचने में पूरा हाथ स्ट्रेच करना पड़े। इन शॉर्ट आपको फोर्सफुली 2 हाथों से अपना फोन यूज करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट बिग थिंग के बारे में, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। नो डाउट एप्पल को इस चीज को इंप्लीमेंट करने में बहुत साल लग गए। एंड्रॉइड में फीचर बहुत पहले से है, लेकिन एप्पल की सिंपल सी फिलॉसफी है कि वो जब भी कोई फीचर को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, ये पॉसिबल हो पाई है LTPO 2.0 पैनल की वजह से। इसका मतलब कि ये जो डिस्प्ले है ना 1 हर्ट्ज तक जा सकती है। इतना कम इसका रिफ्रेश रेट हो सकता है और बैटरी बहुत कम कंज्यूम होगी। लेकिन चीजें जो है एज पर प्लान नहीं गई। एप्पल की बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की वजह से, बट वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन एक बात बताऊं, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। ऐसा लगता है कि मैंने ना अपनी फोन की स्क्रीन को सबसे लोएस्ट ब्राइटनेस पे रख दिया है। अब मे बी आपको लगे तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है। जब भी ये किसी टेबल पे रखा हुआ होता है बार बार ध्यान जाता है कि कहीं मेरा फोन ऑन तो नहीं रह गया। और मेरे से किसी ने ट्विटर पे पूछा था कि नोटिफिकेशन कैसे दिखती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। अब आप खुद ही देखो, नोटिफिकेशन यहाँ पर नॉर्मली दिख रही है, जस्ट एक ही दिख रही होगी आपको। ऐसे ही मैं टच करूंगा, यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन आ जाएगी, फिर स्वाइप अप करना पड़ेगा। ऐसे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। इन शॉर्ट सारी नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको लॉक स्क्रीन पे आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। टच बहुत अच्छा है ये। जैसे कि मैंने मून वाला वॉलपेपर लगा रखा है। अब यहाँ पर जो है मून के पीछे है नंबर, बट
बट जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आएगा अब ये नंबर जो है बिल्कुल आगे आ जाएगा। और इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एप्पल ने कुछ ऐसा बनाया कि जैसे आप पॉकेट में फोन डालोगे स्क्रीन बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर आपने एप्पल वॉच पहनी हुई है और अपने फोन से दूर जाते हो तब भी जो है बैटरी बचाने के लिए स्क्रीन कंप्लीटली ऑफ हो जाएगी। अब इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को लेके मेरा ओपिनियन बहुत ज्यादा मिक्स फीलिंग वाला है। मुझे पर्सनली अभी ये पसंद नहीं आ रहा है, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इसको यूज करने के बाद मुझे मजा आ जाए। और अब बात करते हैं नेक्स्ट बिग थिंग के बारे में, वो है परफॉर्मेंस। अब जो पिछले साल वाला iPhone 13 Pro था ना वो 5nm पे बेस्ड था उसका प्रोसेसर। अब ये जो यहाँ पर A16 Bionic मिलता है iPhone 14 Pro में, ये 4nm पे बेस्ड है और ये एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल लेकर आता है। आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना iPhone 13 Pro और iPhone 14 Pro के मैं आपको बेंचमार्क्स दिखाता हूँ, Geekbench और Antutu के। दोनों में जो है iPhone 14 Pro बेटर परफॉर्म कर रहा है। इन शॉर्ट iPhone 14 Pro जो है ज्यादा पावरफुल भी है और उससे बड़ी बात एफिशिएंट भी है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, iPhone 11 Pro से लेके iPhone 14 Pro तक मुझे आज तक है ना नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने में किसी भी iPhone में परफॉर्मेंस की कमी महसूस नहीं हुई है। ये ऑलरेडी इतना अच्छा चलते हैं, बस ये हर साल एफिशिएंट ज्यादा हो जाते हैं और ज्यादा हैवी एप्स रन करने की लाइक कैपेबिलिटी रखते हैं। एग्जांपल बताता हूं, कोई भी एंड्रॉइड फोन अगर आप देखते हो ना बेस्ट से बेस्ट भी, वो भी जो है कॉल ऑफ ड्यूटी को मीडियम 120 FPS पे नहीं चला पाता, लेकिन इस फोन में मीडियम 120 FPS पे कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत स्मूथ चलता है और एक्चुअली में बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ला कर देता है। और मैं एक आर्टिकल देख रहा था टॉम्स गाइड का, अब उन्होंने बहुत सारे फोन्स का 3D मार्क का एक कंपैरिजन रन करा था, वहां पर iPhone 14 Pro भी था और वो ROG Phone 6 के मुकाबले बेटर फ्रेम रेट्स दे रहा था। तो मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इस साल परफॉर्मेंस जो है एफिशिएंसी के साथ एक ह्यूज डील बनती है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट बिग थिंग के बारे में, कैमरास। फाइनली जो है हमें iPhone में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने में मिला है, जो कि लाइक बेटर इमेज प्रोसेसिंग के साथ भी आ रहा है। यहाँ पर फोटोनिक इंजन यहाँ पर यूज करा है, साथ में यहाँ पर कैमरा सेंसर को भी इंप्रूव किया है, तो ये एक ह्यूज इंप्रूवमेंट तो है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा अल्ट्रा वाइड लेंस को भी इंप्रूव कर दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का है वो। टेलीफोटो जो है 3x है, वो भी 12 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा भी जो है 12 मेगापिक्सल का है। और फन फैक्ट, जो फ्रंट कैमरा है फाइनली ऑटो फोकस के साथ आ रहा है। और पता है गाइस, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस चीज को दोबारा हाईलाइट करूंगा, लेकिन फ्लैश भी इस साल इंप्रूव करी है। मैंने फ्लैश यूज करना कंप्लीटली बंद कर दिया था, लाइक अजीब सी फोटो आती थी ना उसमें। इस बार एप्पल ने बताया कि इससे फोटो खींचोगे तो वो अच्छी आती है और मैंने इसको क्रॉस चेक भी किया है और आई थिंक मैं इसको यूज करने वाला हूं। मेन कैमरे की फोटो दिखाता हूं और मैंने नोटिस किया है बिना पोर्ट्रेट मोड के बिना बैकग्राउंड में एक नेचुरल ब्लर रहता है, जो कि बहुत अच्छे कैमरे की पहचान है। और नो डाउट ज्यादातर फोटोज के अंदर बहुत डिटेल देखने को मिलती है, बट फोटोग्राफर्स के लिए इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, रॉ के अंदर आप 48 मेगापिक्सल से फोटोज खींच सकते हो, क्रेजी डिटेल्स रहती है। और मल्टीपल फोटोज खींचने के बाद मैं सिंपली बोलूंगा कि ऑलरेडी आईफोन का कैमरा बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करता था, ये जो है और कॉन्फिडेंस बढ़ा दी है। जो कलर्स है वो बहुत सही रहते हैं, स्किन टोन भी लाइक अच्छी रहती है। ऑब्वियसली आईफोन है थोड़ी सी वार्म टोन ये अभी भी मेंटेन करता है। और सारी फोटोज को बहुत डिटेल में देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अभी भी जो है ना HDR की प्रॉब्लम है। जिसको नहीं पता HDR क्या होता है, जब भी बहुत हार्श लाइटिंग होती है ना बैकग्राउंड में, वहां पर स्ट्रगल कर जाता है उसको मैनेज करने में। इसके बाद मैंने अल्ट्रा वाइड लेंस भी टेस्ट करा है। मेन लेंस और अल्ट्रा वाइड के बीच में एक माइनर कलर शिफ्ट मुझे एक बार ही देखने को मिला, बट कुछ कंफर्म नहीं करना चाहता, थोड़ा टाइम दो। बट वैसे अल्ट्रा वाइड से फोटोज बहुत अच्छी आती है, कॉर्नर शार्पनेस ओवरऑल डिटेल तो बहुत अच्छी है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो यहाँ पर 2x का मोड मिलता है ना, वो 48 मेगापिक्सल को थोड़ा सा जूम करके बनाया जाता है, लेकिन जो 3x है वो डेडिकेटेड लेंस है पूरा। मेरे हिसाब से 3x से बेटर फोटो आती है। आप खुद देख लो, B8 पे थोड़ा सा लाइक जूम करके दिखाता हूँ, मच बेटर है वो। वैसे मुझे कहने की नीड नहीं है, बट सेल्फी कैमरा भी भाई बहुत ज्यादा अच्छा है यार, फैंटास्टिक मैं बोल सकता हूँ। मैंने पोर्ट्रेट मोड यूज करा था और इनको ना ब्लर करना मतलब एक DSLR की तरह आ गया है, सॉफ्टवेयर बहुत आगे निकल गया गाइस। अब मैंने DSLR की बात करी दी है ना, तो मैं वीडियो के बारे में बात करना चाहूंगा गाइस। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि इस साल 8K का सपोर्ट मिलेगा आईफोन में, ऐसा नहीं है। 4K 60 FPS ही मैक्स है, जिसका आउटपुट ऑब्वियसली बहुत अच्छा है यार। हर साल जो है आईफोन्स बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ह्यूज डिफरेंस मुझे फील हुआ सिनेमैटिक मोड में, जो कि 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम पहले नहीं कर पाते थे। एंड गाइस क्या मस्त ब्लर आता है बैकग्राउंड में, ऐसा फील हो रहा है कि यार DSLR की क्या यूज होगा फ्यूचर में अगर ये ऐसे इंप्रूव होते गए तो। इनफैक्ट फ्रंट कैमरे से भी जो सिनेमैटिक मोड है ना, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। उसको पता है कि भाई कहां पे एग्जैक्टली में ज्यादा ब्लर रखना है, कहां पे कम रखना है। और मेरे हिसाब से एप्पल को ना पता है कि लोग जो है वीडियो बहुत शूट करते हैं अपने आईफोन से, लाइक फोटोग्राफर से मैंने आईफोन्स खरीदते हुए देखे हैं। इन्होंने एक एक्शन
एक्शन मोड डाला है जो कि नेक्स्ट लेवल स्टेबलाइजेशन लेकर आता है। अगर आप भागते हुए वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना, वो बहुत सही तरीके से स्टेबल कर पाता है। मे बी ये फीचर सबके लिए ना हो, बट जो भी इसको यूज करेगा ना बहुत अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि 2.8K रेजोल्यूशन पे शूट करता है। एक्चुअली में वहां पर जो है डिटेल भी होती है। अब 4 एक्साइटिंग चीज तो मैं आप लोग को बता चुका हूं, अब छोटी छोटी बातें बताऊं ना। मुझे पर्सनली प्रो के अंदर ये पर्पल कलर बहुत पसंद आया है। ये ना लाइक हिंदी में बोलूं ना तो बड़ी शाही फीलिंग दे रहा है। वैसे लुक वाइज बात करूं तो आईफोन 13 प्रो और 14 प्रो बहुत सिमिलर है, बस कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बड़ा हुआ है, वो कोई डिफरेंस नहीं होता। और अगर आपने लॉन्च इवेंट देखा हो आईफोन का, तो 2 क्रेजी फीचर्स आए हैं। एक है सैटेलाइट कनेक्टिविटी, कि आईफोन्स डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये फीचर इंडिया में नहीं है। दूसरा फीचर आया था क्रैश डिटेक्शन का, कि अगर आपका कार एक्सीडेंट होता है तो लाइक आईफोन पहचान जाएगा और लाइक हेल्प के लिए कॉल करेगा। इन शॉर्ट ये फीचर आईफोन यूजर्स की जान बचा रहा था। बाकी नो डाउट गाइस, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 14 प्रो बाकी बहुत सिमिलर है, बस डिस्प्ले ब्राइटनेस का फर्क आता है, जो कि मुझे भी नोटिस हुआ। 2000 निट्स की इस बार आईफोन 14 प्रो के अंदर, वो डिफरेंस तो क्रिएट करती है, नहीं तो बाकी तो दोनों सिमिलर फोन ही ना। कंक्लूजन की बात करते हैं, मैं सिंपली बोलूंगा मैं आईफोन 14 प्रो से हाईली इंप्रेस्ड हूं। और अगर आप एक आईफोन फैन हो तो मैं इंसिस्ट करूंगा एक बार इस फोन को जाके स्टोर पे देखो, वर्थ वॉचिंग और वर्थ बाइंग फोनों में से एक लगेगा आपको। इन शॉर्ट एप्पल ने जो आईफोन बनाना है, इस प्रोडक्ट में कोई भी मुझे ऐसा ह्यूज कमी महसूस नहीं हुई। बस एक ही कमी है, प्राइसिंग। इंडिया में 1,30,000 रुपए बेस वेरिएंट के लिए हद से ज्यादा प्राइस है। बात को ऐसे समझो, एप्पल ने इसकी प्राइसिंग पता कैसे रखी है? $1 को 130 रुपए का लगाकर। अनबिलीवेबल है। वैसे स्टोरी अभी खत्म नहीं होती, मैं इस फोन को S22 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करूंगा, वहां पर ज्यादा डिटेल में और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। उस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट।